नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी का मॉडल पेपर लेकर आई हूँ। इसमें टोटल 30 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, एक कम सुंदर लड़की या लड़का अपने व्यवहार को बहुत मधुर बना लेते हैं। यह समायोजन युक्ति है। यानी कि कम सुंदर लड़की है या लड़का है तो अपने व्यवहार को बहुत सुंदर बना लेते हैं। यह कौन सी समायोजन युक्ति है? आत्मीकरण है, अंतःक्षेपण है, विस्थापन है या क्षतिपूर्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्षतिपूर्ति है। वह कह सकते हैं कम सुंदर है और अपने आप को वह सुंदर बना लेते हैं, मधुर बना लेते हैं, तो ये क्षतिपूर्ति कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आत्मीकरण। आत्मीकरण किसे कहते हैं? जैसे कि आत्मसात कर लेना, वह आत्मीकरण होता है। अंतःक्षेपण होता है दूसरे व्यक्तियों के गुणों को अपने व्यक्तित्व समझने लगना, यानी कि दूसरे के गुणों को अपने आप में देखने लगना, वो होता है अंतःक्षेपण। और विस्थापन क्या होता है? एक व्यक्ति अपने गुस्से का प्रदर्शन सीधे सीधे उस व्यक्ति पर नहीं करता है जिस पर गुस्सा आ रहा है, तो वह किस पे करेगा? अपन से कमज़ोर पे या फिर निम्न स्तर के व्यक्ति पर गुस्सा उतारता है, तो वो हो जाता विस्थापन। इसका आंसर क्या था? डी, क्षतिपूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। जब अपने विचारों में अपना मनोराज्य होने के कारण घटनाएं व्यक्ति के अनुसार घटती हैं और इस प्रकार थोड़ी देर बाद अपनी निराशा को आशा में बदल देता है, वह थोड़ी देर के सुनहरे सपनों को या स्वप्नों को वास्तविक जीवन का अंग समझने लगता है, तो यह युक्ति है। शमन होगी, दिवास्वप्न होगी, दमन होगी या प्रत्यागमन होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दिवास्वप्न। यानी वो दिन में सपने देख रहा है, तो ये हो जाएगा दिवास्वप्न, खुली आंखों से सपने देख रहा है। बाकी शमन होता है शांतिपूर्वक किसी चीज़ को या कह सकते हैं मन स्थिति को दबा देना। दमन का मतलब होता है दबाना। प्रत्यागमन का मतलब होता है पूर्व स्थिति या फिर कह सकते हैं भूतकाल में चले जाना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। दबाव एक प्रकार की मनोसामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रतिबल अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट भावना के अनुसार रहना या व्यवहार करना है। दबाव की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? दबाव की परिभाषा दी गई है कि दबाव एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रतिबल अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे एक विशिष्ट भावना के अनुसार रहना या व्यवहार करना है। यह परिभाषा दी है लेविन ने, मॉरिस ने, कॉलमैन ने या फिर सीयर्स ने? तो ये परिभाषा देने वाले हैं मॉरिस। इसका आंसर हो जाएगा बी, मॉरिस। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। एक लड़की के पिता बीमार थे। परिवार में पिता व पुत्री ही सदस्य थे। लड़की नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। पिता की हालत खराब थी। इलाज के लिए एक दिन डॉक्टर आया। लड़की के मन में डॉक्टर को देख विवाह इच्छा उत्पन्न हुई, किंतु बीमार पिता के कारण वह इच्छा स्वतः ही मन में सिमट कर रह गई। यह युक्ति है। दमन होगी, विस्थापन होगी, उदातीकरण होगी या फिर द्वंद्व होगी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, दमन। यानी कि उस लड़की ने अपनी इच्छा को किसी को बिना बताए ही दबा लिया है। तो आंसर क्या है इसका? ए, दमन। अगला प्रश्न देखिए, आरटीई व्यवस्था करता है। आरटीई व्यवस्था करता है शिक्षा द्वारा ज्ञान व अंतः शक्ति विकास करना, 8वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र, स्कूल में भयमुक्त वातावरण या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। व्यवस्था करता है कौन? आरटीई। शिक्षा द्वारा ज्ञान व अंतःशक्ति का विकास करता है, 8वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रदान करता है, स्कूल में भयमुक्त वातावरण भी देता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। निर्माणी आकलन की विशेषता है। आकलन खोजपरक व लचीला होना, तात्विक विश्लेषण पर केंद्रित होना, शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संवाद के माध्यम से जांच करना या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कि निर्माणी आकलन की विशेषता है आकलन व खोजपरक लचीला होना, ये भी है।
तात्विक विश्लेषण पर केंद्रित होना ये भी है। शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संवाद के माध्यम से जांच करना ये भी इसकी विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, मापन का अर्थ है मात्रात्मक मूल्यांकन या मात्रात्मक मूल्य, निश्चित इकाइयों में गुण के परिमाण का पता लगाना, स अंक प्रदान करना, डी उपर्युक्त सभी। जैसे कि मैं डेली आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देती हूँ, यानी आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है, तो ठीक वैसे ही आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आपको क्वेश्चन दे रही हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या होगा। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 8, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा की नकल करें, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा की नकल करें या उसके बोलने के ढंग या हेयर स्टाइल आदि की नकल करके उसके समान अपने आप को समझने लगते हैं, तो यह समायोजन युक्ति कही जाती है। क्या कहलाएगी? विस्थापन, आत्मीकरण, अंतःक्षेपण या क्षतिपूर्ति। तो ये कहलाएगी आत्मीकरण। कोई व्यक्ति किसी की हेयर स्टाइल करने की कोशिश कर रहा है, उसके ढंग की उसके जैसे दिखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि पूरी उसकी नकल कर रहा है, तो वो हो जाएगा आत्मीकरण। इसका आंसर हो जाएगा बी, आत्मीकरण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, एक बंध्या स्त्री दूसरे बच्चे से प्रेम करे या कोई व्यक्ति अपनी स्त्री से क्रोधित हो किंतु क्रोध उस पर व्यक्त न करे पाए और क्रोध अपने कुत्ते पर व्यक्त करे, तो यह समायोजन युक्ति कहलाती है। यानी कि एक व्यक्ति को गुस्सा आता है लेकिन वह जिस पर गुस्सा करता है उस पर ना करके किसी कुत्ते पर उतारता है, तो यह युक्ति कौन सी होगी? आत्मीकरण होगी, विस्थापन होगी, अंतःक्षेपण होगी या क्षतिपूर्ति होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विस्थापन। क्या हो जाएगा? बी, विस्थापन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10, कलकत्ता की उमा चौधरी ने TAT के 30 चित्रों में से कितने चित्रों का अनुकलन किया है? 15 का, 16 का, 14 का या 17 का? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 का। अब ये TAT क्या है? TAT का पूरा नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या नाम है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये दिया था 1935 में। किसके द्वारा? मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा यह परीक्षण दिया गया था। ओके, तो इसमें आंसर क्या है? सी, 14। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, व्यक्तित्व को परिभाषित करने वाले कारक बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा आदि किस प्रकार के कारक हैं? जैविक कारक है, सामाजिक कारक है, मनोवैज्ञानिक कारक है या फिर जन्मजात कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि बुद्धि, अभिरुचि, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, महत्वाकांक्षा, ये सभी मनोवैज्ञानिक कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 12, स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं फ्रायड है, टाइडमैन है, यूंग है या पाइन टेंडर है? तो स्वप्न विश्लेषण विधि के जो प्रवर्तक है वो हो जाएंगे ए, फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न के बारे में बताया है और उसका विश्लेषण किया है, तो ये विधि है फ्रायड की। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13, क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया है? कूट लेविन ने दिया है, कार्ल रोजर्स ने दिया है, मैस्लो ने दिया है या इनमें से किसी ने नहीं? तो जो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक है वो हो जाएंगे कूट लेविन। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, अधिगम वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह धारणा किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित की? अधिगम जो है वातावरण व व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, ये परिभाषा देने वाले कौन हैं? रोजर्स है, मैस्लो है, कूट लेविन है या इनमें से कोई नहीं है? तो परिभाषा देने वाले हैं सी, कूट लेविन, कि अधिगम वातावरण व्यक्ति दोनों का प्रतिफल है, यह कहा था कूट लेविन ने। अगला प्रश्न देखिए, लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत किस सन में प्रतिपादित किया? 1914 में, 1917 में, 1915 में या 1934 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। आंसर है बी, कि कूट लेविन ने 1917 में क्षेत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया गया है या बल देता है? प्रयास पर, अभिप्रेरणा पर, पुनर्बलन पर या त्रुटि पर? क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पर दिया गया है? तो वो दिया गया है
बी आंसर हो जाएगा इसका अभिप्रेरणा। किस पर दिया गया है? अभिप्रेरणा पर। प्रयास व त्रुटि किसका है या किसने बल दिया है? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। और पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया था स्किनर ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। मूल्यांकन किया जाना चाहिए बच्चों की उपलब्धि के ज्ञान का। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे बच्चे के सीखने के स्तर के ज्ञान का, या फिर शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगाना। तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान का पता चलता है या पता लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान। अगला प्रश्न है 18। समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं मुरेना, जिनको मोरेना भी कहते हैं, फ्रायड, वुंड या यूंग। तो समाजमिति विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं मोरेना, और इनका पूरा नाम था J.L. मोरेना। इस विधि में क्या होता है? इस विधि से व्यक्ति की लोकप्रियता का पता चलता है। कौन सी विधि से? समाजमिति विधि से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। अभिव्यक्ति परीक्षण का निर्माण किया था मैकओवर ने, फ्रायड ने, वुंट ने या जूंग ने, या इसको युंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मैकओवर ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में किया गया था। उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में किया गया था अप्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन, प्रक्षेपी विधियों का अनुकूलन, या फिर TAT का अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षेपी विधियों का भारतीय अनुकूलन किया गया था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की मनोवैज्ञानिक शाला में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21। किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? किशोरों में संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? पलायन है, शोधन है, दमन है, या प्रक्षेपण है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का आंसर क्या होगा? शोधन। कि किशोरों में संवेग का नियंत्रण करना है तो उसकी सर्वोत्तम उपाय माना गया है शोधन। शोधन को हम तादात्म्यकरण भी कहते हैं और उदात्तीकरण भी कहते हैं। पलायन का मतलब होता है किसी दूसरे स्थान पर या किसी और में चले जाना। दमन का मतलब होता है दबाना। अब प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? प्रक्षेपण का मतलब होता है अपनी कमियों व दोषों को दूसरे में ढूंढना या खोजना, वो होता है प्रक्षेपण। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। व्यक्ति का व्यक्तित्व संगठन एवं स्थिर मानसिक संरचना जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है उसे कहा जाता है। व्यक्ति का व्यक्तिक संगठन एवं स्थिर मानसिक संरचना जो व्यक्ति के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है उसे क्या कहा जाएगा? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, या फिर संवेगात्मक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नैतिक विकास। नैतिक विकास पर कह सकते हैं किसने सिद्धांत दिया है? तो वो दिया था कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किए? नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किए हैं? किलपैट्रिक ने, जीन पियाजे ने, रॉस ने, या फिर कोहलबर्ग ने? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोहलबर्ग ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। कोहलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी किसकी? नैतिक विकास की। तो वो बताई थी 3 अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? कूट लेविन है, एडवर्ड सी टॉलमैन है, CH हल है, या कार्ल रॉजर्स है? तो चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है एडवर्ड सी टॉलमैन। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न देखिए 25। चूहे व बंदरों पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? एडवर्ड सी टॉलमैन, कार्ल रॉजर्स, कूट लेविन, या फिर मैस्लो? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए, एडवर्ड सी टॉलमैन। उन्होंने चूहे व बंदरों पर परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है। विचारधारा पर बल देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। व्यवहार पर्यावरणीय उद्दीपकों से अभिप्रेरित होता है, यह विचार बताने वाले कौन हैं? एडवर्ड सी टॉलमैन, कार्ल मार्क्स, कूट लेविन, या मैस्लो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड सी टॉलमैन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। RTE ने निम्न प्रावधान किए हैं। प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेना, 25% पिछड़े व कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु सीटें आरक्षित करना, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करना,
या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही प्रावधान आरटीई ने किए हैं। क्या कि प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा नहीं लेना है, 25% से कमजोर या पिछड़े बालकों को कह सकते हैं आरक्षित सीटें देना है, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। विद्यालयों में आरटीई ने व्यवस्था की है, यानी विद्यालय में आरटीई ने क्या क्या व्यवस्था की है। स्वीकृत शिक्षक के पदों में से 10% से ज़्यादा रिक्त नहीं रखना है, बिना सरकार की पूर्वानुमति की विद्यालय नहीं चलाना है, प्रबंध समिति द्वारा विकास योजना तैयार करना है, या डी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कि आरटीई ने व्यवस्था की है किसके लिए, विद्यालय के लिए, कि स्वीकृत शिक्षक के पदों में से 10% से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखना है, बिना सरकार की पूर्वानुमति के विद्यालय नहीं चलाना है, प्रबंध समिति द्वारा विकास योजना तैयार करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 29 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने नैतिक स्तर प्रतिपादित किए हैं। 5, 2, 3, 6। कितने नैतिक स्तर प्रतिपादित किए हैं, तो वो किए हैं 3। कौन कौन से, पूर्व परंपरागत और पश्च परंपरागत। ये 3 नैतिक स्तर किसने बताए हैं, कोहलबर्ग ने बताए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है आज का, नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार में किस स्तर में दिखाई देता है। नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार किस स्तर में दिखाई देता है। आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, या उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, परंपरागत नैतिक स्तर में सामाजिक मान्यताएं के अनुकूल व्यवहार दिखाई देता है। तो ये टोटल 30 प्रश्न थे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।